जी कोई वैक की बातें हम कर रहे थे, वैक की बातें हम कर रहे थे। फार्मूला मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेनली 4 कंपोनेंट्स हैं, इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट, कॉस्ट ऑफ डेट। हाँ, आगे डेट की जितनी मर्ज़ी टाइप्स आ जाएँ वो साथ अटैच होती चली जाएंगी। ठीक हो गया। और एक लेटेस्ट वैक निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इक्विटी और डेट मार्केट वैल्यू पे। लेटेस्ट वैक निकालने के लिए हमें इक्विटी और डेट दोनों चीज़ें क्या चाहिए, मार्केट वैल्यू पे। नहीं चला। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालनी, हमारे पास 4 मेथड से। नंबर ऑफ शेयर्स दिए गए हैं तो प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्राइस टू बुक रेशियो दी गई है तो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू प्राइस टू बुक रेशियो। अगर हमारे पास कांस्टेंट डिविडेंड है, मीन कंपनी जितना कमाती है सारा एज ए डिविडेंड पे कर देती है, मीन कांस्टेंट डिविडेंड है, और कमाई हम एज्यूम करके चलेंगे पूरे सिलेबस में कि कंपनी की फिक्स है, तो उस सूरत में परपेचुअली अप्लाई करेंगे डिविडेंड ओवर के ई, डिविडेंड ओवर के ई। कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है तो डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइड बाई के ई माइनस जी। जी कैसे निकालते हैं, 2 मेथड है हमारे पास, हिस्टोरिकल ग्रोथ मॉडल, गॉर्डन मॉडल। हिस्टोरिकल ग्रोथ मॉडल में जहाँ पे डिविडेंड की हिस्ट्री दी गई है तो ओल्ड डिविडेंड इंटू 1 प्लस जी रेज टू पावर नंबर ऑफ ग्रोथ इज इक्वल टू लेटेस्ट डिविडेंड, तो हमारे पास जी आ जाएगा। और अगर गॉर्डन मॉडल है तो जी निकालेंगे बी इंटू आर। व्हाट इज बी, रिटेंशन रेशो। रिटेंशन रेशो मीन आप प्रॉफिट का कितना अपने पास रिटेन कर रहे हो डिविडेंड पे करने के बाद, तो कैसे निकलेगा, रिटेन्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रॉफिट। आर रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मीन ओपनिंग कैपिटल पे, ओपनिंग इक्विटी पे आप कितना कमा रहे हो मीन प्रॉफिट ओवर ओपनिंग इक्विटी या ओपनिंग कैपिटल। 4 मेथड हो गए। के ई क्वेश्चन में गिवन ना हो, कांस्टेंट डिविडेंड की सूरत में डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू के ई। कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड की सूरत में के इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू और प्लस जी। सीख लिया हमने। फिर हमने कहा जो डेट है वो भी हमें मार्केट वैल्यू पे लेना है। अब डेट, अभी तक हमारे माइंड में कोई 3 तरह के डेट हैं, एक बॉन्ड है, एक बैंक लोन है, एक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट है या बैंक लोन है तो इनकी बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू होती है। क्यों, मार्केट वैल्यू उस इंस्ट्रूमेंट की चेंज होती है जो ट्रेड होता है। इक्विटी शेयर ट्रेड होते हैं इसलिए उनकी मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है। बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ये ट्रेड नहीं होते। अब चूंकि ट्रेड नहीं होते तो इनकी बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू होती है, इनकी कोई सेपरेट मार्केट वैल्यू नहीं निकालना होती। इनका जो रेट है वो क्या होता है, केडी होता है। केडी हमने ऑलवेज वैक की कैलकुलेशन में यूज करना है पोस्ट टैक्स, प्री टैक्स नहीं। क्वेश्चन के अंदर या तो साथ बताया जाएगा कि पोस्ट टैक्स केडी इतना है, या सिर्फ रेट या केडी बताया गया, साथ नहीं लिखा गया प्री या पोस्ट टैक्स है, तो ये ऑलवेज हम प्री एज्यूम करेंगे। अगर केडी के साथ या इंटरेस्ट रेट के साथ नहीं बताया गया ये पोस्ट टैक्स है तो हम क्या एज्यूम करेंगे, ये क्या है, प्री टैक्स है, तो हम उस पे टैक्स का इफेक्ट लिया करेंगे। बैंक लोन है, उसका रेट है 10%, ये क्या है, प्री टैक्स। टैक्स रेट है सपोज 30%, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटू 70% कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7%, ये क्या बन जाएगा पोस्ट टैक्स। या इसको क्या करेंगे 10% इंटू 1 माइनस टी, टी क्या है टैक्स रेट 30%, तो फिर भी क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में बताया जाए उसके साथ ये पोस्ट टैक्स है तो पोस्ट टैक्स है। अगर नहीं बताया गया ये प्री है या पोस्ट है तो हम क्या एज्यूम करेंगे, ये प्री टैक्स है, तो उसे फिर हम पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट किया करेंगे। बैंक लोन है, ओवरड्राफ्ट है, तो उनकी बुक वैल्यू ही क्या है, मार्केट वैल्यू। अब एक डेट है और वो क्या है, लाइक बॉन्ड है जो ट्रेड होता है। बॉन्ड क्या है, ट्रेड होता है, और बॉन्ड चूँकि ट्रेड होता है तो इसलिए इसकी मार्केट वैल्यू डिफरेंट होगी दैन बुक वैल्यू, इसलिए हमें इसकी मार्केट वैल्यू निकालना होगी ऑलवेज। कैसे,
इसका जो कूपन रेट है उसकी हम डिस्काउंटिंग करेंगे ओवर द ईयर्स, और ईयर 1 से स्टार्ट क्या करेंगे, 4 साल है तो 4 साल तक, 3 साल है 3 साल तक, 10 साल है 10 साल तक कूपन रेट लेंगे इंटरेस्ट। टैक्स का इफ़ेक्ट है तो वो सेविंग लेंगे। रिडम्पशन वैल्यू लास्ट ईयर में लेंगे, क्वेश्चन में गिवन ना हो तो फेस वैल्यू 100 को ही हम रिडम्पशन वैल्यू यूज़ क्या करेंगे, अगर उसने रिडम्पशन वैल्यू बता दी तो वो यूज़ करेंगे। जब भी डेट की मार्केट वैल्यू निकालनी है तो हम ऑलवेज एक 100 फेस वैल्यू वाले डेट की मार्केट वैल्यू पहले निकाला करेंगे, उसकी मार्केट वैल्यू की फ्रैक्शन को हम अप्लाई क्या करेंगे बुक वैल्यू ऑफ डेट से, तुम्हारे पास टोटल जो बुक वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू आया करेगी। कैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कवर कर लिया। क्या कह रहा है, रिडीमेबल डेट है, इरिडीमेबल डेट है, दो तरह की डेट है। रिडीमेबल डेट की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, डिस्काउंटिंग करनी है। किस रेट पे डिस्काउंटिंग करनी है, मार्केट रेट पे। कूपन रेट इंटरेस्ट एज ए कैश फ्लो लेंगे, टैक्स सेविंग लेंगे, रिडम्पशन वैल्यू एज ए कैश फ्लो लेंगे, और डिस्काउंटिंग किस पे करेंगे, नेट कैश फ्लोज की मार्केट रेट पे, कूपन रेट पे नहीं। क्यों, कूपन रेट को तो हमने एज ए इंटरेस्ट लिया ना, एज ए कैश फ्लो लिया। क्या कह रहा है, रिडीमेबल डेट का अगर हमें केडी निकालना है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम निकाला करेंगे थ्रू IRR। IRR निकालने के लिए हमें दो एनपीवी चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। एनपीवी निकालने के लिए ईयर 0 से ऑनवर्ड हम जो है वो कैलकुलेशन करते हैं कैश फ्लोज की। IRR जब हमने निकालना है किसी डेट का, मीन केडी निकालना है, तो ईयर 0 में 100 फेस वैल्यू वाले डेट की हम मार्केट वैल्यू जो है ईयर 0 में एज ए इनिशियल लिया करेंगे। ईयर 1-2 ऑनवर्ड हम क्या क्या करेंगे, उस डेट के कूपन रेट इंटरेस्ट लिया करेंगे। टैक्स का इम्पैक्ट है तो वो लिया करेंगे। रिडम्पशन वैल्यू लास्ट ईयर में लेंगे, और उसके बाद हम नेट कैश फ्लोज की एनपीवी पहली निकालेंगे, और पहली एनपीवी हम किस पे निकाला करेंगे, 10% पे। देखेंगे वो पॉजिटिव आ गई है तो नेगेटिव निकालने के लिए रेट बढ़ाना है, मीन 15% पे नेक्स्ट निकालनी है। 10% पे नेगेटिव आ गई है तो पॉजिटिव लेने के लिए हमें क्या करना है, रेट कम करना है, मीन 5% पे नेक्स्ट एनपीवी निकालनी है। और यहाँ से जो IRR निकलेगा वो क्या है, पोस्ट टैक्स केडी। पोस्ट टैक्स कैसे आ गया सर ये, क्योंकि टैक्स का इफेक्ट लेके हम ये निकाल रहे हैं, तो इसलिए क्या है, पोस्ट टैक्स है। तो रिडीमेबल डेट की मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है, रिडीमेबल डेट का केडी कैसे निकालना है, हमने सीख लिया। इरिडीमेबल डेट मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे परपेचुटी। तो नहीं, उसकी भी डिस्काउंटिंग है ओवर द ईयर, लेकिन चूंकि वो इन्फिनिटी है तो उस पर क्या अप्लाई हो जाएगा, परपेचुटी। और परपेचुटी जब अप्लाई करेंगे R/I, तो फार्मूला बन जाएगा इंटरेस्ट मीन कूपन रेट ओवर रेट कौन सा, केडी। टैक्स का इफेक्ट है तो इंटरेस्ट इंटू 1 - T ओवर केडी। इरिडीमेबल डेट का केडी निकालना है तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट इंटू 1 - T डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। क्या ख्याल है, ये बातें हमने सीख ली। ये गलती से कल क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, क्वेश्चन 36। क्वेश्चन 36 में क्या था, हमारे पास शेयर कैपिटल था 150,000 का, रिजर्व था 550,000 का, 12% लॉन्ग टर्म डेट, टर्म 3 ईयर्स, और जब टर्म साथ दे दी है तो ये इरिडीमेबल है या रिडीमेबल है, रिडीमेबल है। क्यों, टर्म दे दी गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 24%, डिविडेंड ग्रोथ रेट G 6%, लास्ट डिविडेंड पेड 9.20 पर शेयर, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 8% KD, एंड टैक्स रेट ऑब्जर्व किया गया 30%। The company is considering to initiate a new project and wish to finance it through long-term loans only. कंपनी एक नई फाइनेंसिंग पे जा रही है लोन लेके। Its cost of debt shall be 9% after tax. किसकी, लोन की, जो लोन लेना है उसकी कॉस्ट इंटरेस्ट कितना है, 9%। द प्रोजेक्ट वुड बी नीडिंग ₹100,000 एंड वुड रिजल्ट इन द फॉलोइंग कैश फ्लो। और कितने का लोन है, 100,000 का, जो एक प्रोजेक्ट में लगा के ये 3 सालों में कैश फ्लोज मिलेंगे। और कंपनी चूँकि हराम खिलाने जा रही है तो शेयर होल्डर भी अपना मुंह खोल लेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं क्या करूँगा, पहले से ज़्यादा अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी, पहले से 2.5% ज़्यादा रिक्वायर करूँगा, मीन अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगी, 26.5%। हमें पहले तो करंट वैक कैलकुलेट करना है, और करंट वैक कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो ऊपर वाला डाटा है टैक्स रेट तक, वो हमने यूज़ करना है। और उसमें देखा है तो हमारे पास इक्विटी है और एक ही डेट है, और कौन सा डेट है, रिडीमेबल डेट है। क्या ख्याल है, तो करंट वैक अगर हम पहले कैलकुलेट कर लें,
क्वेश्चन 36। सो वैक इज़ इक्वल टू, अब उसमें हमें क्या चाहिए, के ई तो हमें दिया गया है 24%, डेट की हमें मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगी, के डी हमें दिया गया है कितना 8%, और इंटू 100 भी हमारे पास है। तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए और एक मार्केट वैल्यू ऑफ डेट चाहिए। सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए हमारे पास एक फार्मूला है D इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। डी हमारे पास है कितना 9.2, 1 प्लस जी 6% हमारे पास है, के ई 24% हमारे पास है, 6% हमारे पास है, तो कितना आया 18 पर शेयर है ये। इसको नंबर ऑफ़ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इक्विटी आएगी कितनी, शेयर्स कितने टोटल 15,000, कितनी आ गई 812700। हम मार्केट वैल्यू ऑफ डेट हमें निकालनी है। 3 साल लाइफ है, 4 साल लाइफ है, 3 साल लाइफ है। तो क्या किया हमने जी, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, कंपाउंड रेट कितना है 12। क्यों, एक 100 फेस वैल्यू वाले डेट की हम पहले मार्केट वैल्यू निकालेंगे। टैक्स रेट भी है 3.6, रिडम्पशन वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन में तो नहीं गिवन ना। ओके, कैश फ्लोज हमारे पास आ गए 8.4, 108.4। सो पीवी हम निकालेंगे एट द रेट ऑफ 8%। 8.4 इंटू 1 माइनस 1.08 रेज टू पावर -3 डिवाइड बाई 0.08 प्लस 100 डिवाइड बाई 1.08 रेज टू पावर 3। क्या आ गई मार्केट वैल्यू में 101.03। तो 101.03 एक 100 वाले की है, तो हमारे पास बुक वैल्यू कितनी है 165,000। तुम्हारे पास मार्केट वैल्यू क्या आ गई 166,700, 166,700। इक्विटी कितनी है 812,700, 812,700। तो प्लीज़ मुझे वैक दे देंगे। सो ये हमारे पास पार्ट ए का आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब हमें नया वैक भी निकालना है, मार्जिनल वैक भी निकालना है, और प्रोजेक्ट की हमने एनपीवी भी निकालनी है। क्या ख्याल है? तो न्यू वैक की तरफ पहले चलें, न्यू वैक की तरफ चलते हैं। पार्ट डी, न्यू वैक अगर हम देखें, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी गलत है, 812,667 मतलब कोई 33 रुपये का डिफरेंस है। मुझसे ले लेना बाद में, क्या है क्या है। मतलब उससे क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 1% का फ़र्क पड़ जाएगा, हाँ 27 आ जाएगा। क्या है, हाँ 33 रुपये थोड़े ज़्यादा है, 10-15 रुपये छोड़ दिया करो, ठीक हो गया। 33 रुपये थोड़े ज़्यादा है जी, करें नोट साहब, बाद में नोट करेंगे, हम इधर ही है। ये मैं सिर्फ असाइनमेंट आपकी रेक्टिफाई कर रहा हूँ, मैं मतलब नया क्वेश्चन तो करवा ही नहीं रहा। सही है जी। नए वैक की तरफ अगर हम आए तो इक्विटी की मार्केट वैल्यू वही रहेगी ना सर? नहीं, मार्केट वैल्यू इक्विटी की वही रहेगी, नहीं चेंज होगी सर, चेंज होगी। क्यों? के ई चेंज हो गया, के ई चेंज हो गया, तो नई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें निकालना पड़ेगी सर। क्या कहला है? सो दिस मीन नया वैक निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए, के ई चाहिए, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट चाहिए, के डी चाहिए, एक लोन जो है आ रहा है वो चाहिए, और के डी ऑफ लोन भी चाहिए हमें। ये 6 फिगर्स हमें चाहिए।
मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी देखेंगे जी डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। डी था कितना 9.21 प्लस 6% डिवाइडेड बाई 26.5% माइनस 6% कितना इंटू 15,000 शेयर्स 71। इधर तो कुछ नहीं रुपए बचे बाकी। ओके के ई हमारे पास है 26.5%। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इसमें तो कोई चेंज नहीं ना आ रहा, ये एज इट इज़ रहेगी कितनी 166,700 और वो 8%। लोन लिया आपने कितने का सर 100,000 का, तो उसकी मार्केट वैल्यू वही रहेगी और उसका रेट कितना है 9%। तो आगे हमने पुट की जी 713,550 इंटू रेट 26.5% प्लस 166,700 इंटू 8% प्लस 100,000 इंटू 9% डिवाइडेड बाय 713,550 प्लस 166,700 प्लस 100,000 इंटू 100 किया, तुम्हारे पास वैक आ गया 21.57%। यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं। अब उसने कहा कि आपने कैलकुलेट करना है मार्जिनल वैक। मार्जिनल वैक का फार्मूला क्या है? ये ऊपर वाली फिगर क्या होती है? नोमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, क्या ख्याल है? सो नोमिनेटर ऑफ न्यू वैक, नोमिनेटर ऑफ न्यू वैक, नए वैक का नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर ऑफ ओल्ड वैक डिवाइडेड बाय एक्स्ट्रा फाइनेंस। इसका नोमिनेटर ज़रा देखिएगा क्या है, ये ऊपर वाली फिगर, सिर्फ ऊपर वाली फिगर देखिएगा कितनी है 237693। ओल्ड वैक का नोमिनेटर कितना था 208,376 डिवाइड बाय एक्स्ट्रा फाइनेंस आपने कितना लिया है 100,000 का, तो आपके पास मार्जिनल वैक आ गया कितने परसेंट 29.32%। क्या कहला है मार्जिनल वैक। क्या कहला मीन पहले हम इन्वेस्टर को इतना कमा के दे रहे थे, वो कितना बना था 208,376। अब हम इन्वेस्टर को कितना कमा के देंगे इतना, वो क्या है 237693। तो एक्स्ट्रा आ गया कि एक्स्ट्रा में आपने कितना कमा के देना है अगेंस्ट एक्स्ट्रा फाइनेंस। एक्स्ट्रा फाइनेंस कितना लिया है 100,000 का, तुम्हारे पास जो रेट आया इसे क्या नाम देंगे मार्जिनल वैक का, ताकि अब ये पैसा जो एक्स्ट्रा फाइनेंस है जिस प्रोजेक्ट पे लगाना है उस प्रोजेक्ट की अगर हमने डिस्काउंटिंग एनपीवी निकालनी है तो इस मार्जिनल वैक रेट पे निकालेंगे। मिस ये फैन ऑफ कर देंगे, एक टिक और कर दें बस। क्या हुआ सर न्यू वैक गलत आया? क्या आ रहा है मुझे बता दो अगर गलत है। 237693 नहीं आता 11 नोमिनेटर ऑफ न्यू वैक मीन ये चीज़ें सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करनी है। ऊपर वाला कितना बनता है 211427 और ये ठीक है 208376 डिवाइड बाय 100,000 करके 29.32% ही बन रहा है। क्या किया गया पीछे सोल्यूशन गलत हो सकता है, पीछे ना देखो मुझे यहाँ पे, इसलिए तो मैं कैलकुलेट करवा रहा हूँ।
अगर आपने सोल्यूशन ही देखना है तो मैं भी कह सकता हूँ चलो भी पीछे सोल्यूशन देख लेना और जाके कर लेना। ये 3 न्यू वैक का नोमिनेटर ये आ रहा है, ओल्ड वैक का नोमिनेटर ये आ रहा है, क्या कह रहा है? इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय 100,000 करने से 3.05%। दोबारा चेक कर लो, कंफर्म कर दो मुझे, 3.05% ये आ रहा है। मीन पहले आप इन्वेस्टर को जो कमा के दे रहे थे वो ये दे रहे थे, इनको मल्टीप्लाई कर लो, क्या कह रहा है? और इनको करने से नोमिनेटर कितना आ रहा है? 208376। अब आप इन्वेस्टर को कमा के दे रहे हो ये, ठीक हो गया? इनका यही आ रहा है। दिस मीन एक्स्ट्रा कितना कमा के दे रहे हो, दिस माइनस दिस, वो कितनी अमाउंट है? दिस माइनस दिस, वो कितनी अमाउंट है? 3051 एक्स्ट्रा आपने देना है इन्वेस्टर को। अगेंस्ट एक्स्ट्रा फाइनेंस कितना मिला? 100,000 का। तो दिस मीन मार्जिनल वैक आपका बना 3.05%। क्या कहला है? दिस मीन जो नया प्रोजेक्ट है उसकी हम डिस्काउंटिंग करेंगे किस पे? 3.05% पे। ये बात समझ आ रही है? एनपीवी उसने कहा निकालनी है। ये क्या है? पार्ट सी है आपका। आप पार्ट बी में आ गए। ईयर 0 है आपके पास, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है। ईयर 0 में आप इन्वेस्ट कर रहे हो कितना? 100,000, और आपको मिल रहा है ईयर 1 में कितना? 50,000, ईयर 2 में 55,000, ईयर 3 में 90,000। क्या ख्याल है? पीवी आपने निकालनी है एट द रेट ऑफ 3.05%, और ये 100,000 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको डिवाइडेड बाय 1.0305 रेज टू पावर -1, या डिवाइड कर रहे हैं तो पॉजिटिव 1.0305 रेज टू पावर 2, 1.0305 रेज टू पावर 3। 3.05 है ना? क्या ख्याल है? ये क्या बनेगा? 0.0305 एनपीवी। 1106 पॉजिटिव नेगेटिव? 1106 पॉजिटिव एनपीवी आ रही है आपके पास। कंफर्म कर दें मुझे एक दो लोग और। दिस मीन ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। खैर ये तो उसने पूछा ही नहीं, उसने सिर्फ एनपीवी कैलकुलेट करवाई है आपसे। किस रेट पे कैलकुलेट करनी है? मार्जिनल वैक जो रेट आपने निकाला है उस पर कैलकुलेट करनी है। क्या ख्याल है? अब वो जो कल मैंने एग्जाम्पल करवाई थी उसके साथ ज़रा मैच करके देखें कि ऐसी बातें की थी वहाँ पे भी, ऐसी बातें की थी वहाँ पे भी। क्या ख्याल है? क्या बन रहा है? एनपीवी की बात कर रहे हो? 82। तब आप लोगों को मुझे लग रहा है शायद आप लोगों को क्यूएम की क्लास में उठाना चाहिए। इन कॉन्सेप्ट नहीं, हम तो कैलकुलेशन में ही फंसे पड़े हैं, हमसे कैलकुलेशन ही नहीं हो रही। कॉन्सेप्ट तो भाड़ में गया ना। एक टी की मार्क की वैल्यू चेंज नहीं की थी। सोल्यूशन में भी नहीं की। नहीं, आपने चेंज करनी है कि एक्स्ट्रा आप कितना कमा के दे रहे हो। एक्स्ट्रा आप कितना कमा के दे रहे हो की सूरत में, नई फाइनेंसिंग की सूरत में। पहले आप कमा के दे रहे थे 24% इक्विटी का, अब आपको कितना कमा के देना है इक्विटी का? 26.5%। और साथ ये लोन की सूरत में भी एक्स्ट्रा आप कुछ और कमा के दे रहे हो। मीन अगर इसको इग्नोर भी कर दें, इसको अगर इग्नोर कर दें तो फिर भी हम क्या कर सकते हैं? ये ले लें और इधर से ये दोनों का एक्स्ट्रा ले लें, तो फिर भी बात वहीं पे आ जाएगी। बेहतर क्या है, सारा आप नॉमिनेटर ले लो न्यू वैक का,
माइनस सारा न्यूमिनेटर ले लो ओल्ड वैक का, डिवाइड बाई एक्स्ट्रा फाइनेंस जो आपने लिया है, तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा, मार्जिनल वैक आ जाएगा। क्यों, न्यू वैक जब आपने कैलकुलेट करना है तो न्यू वैक कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, नए वैक की चीज़ें यूज़ करनी है ना, और नए वैक की चीज़ें यूज़ करने के लिए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी भी आपकी चेंज होगी और साथ क्या होगा, KE भी चेंज होगा। कल वाली एग्जांपल में भी नहीं चेंज किया था, करना चाहिए था, करना चाहिए था, करना चाहिए था। उसमें शायद देखो तो हमने जो है ना मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इस फार्मूला से निकाली नहीं थी, उसमें इक्विटी की एक मार्केट वैल्यू बस दी हुई थी, हमने वही यूज़ करके तो क्या कर लिया था, KE सिर्फ चेंज कर लिया था। ठीक हो गया, इस फार्मूला के थ्रू निकाली थी। जब इस फार्मूला के थ्रू निकालेंगे तो KE इस वैक में 24% यूज़ करेंगे, तो इस वैक में KE फिर क्या यूज़ करेंगे, 26.5% यूज़ करेंगे। कल वाले एग्जाम्पल में हमने इस फार्मूला के थ्रू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाली थी, इसलिए वो सेम ही थी, क्योंकि वो तो वैसे ही मैंने लिख दी थी ना, मीन वाइज फार्मूला के थ्रू नहीं थी। ठीक हो गया, जब इस फार्मूला के थ्रू मार्केट वैल्यू निकालनी है तो फिर मार्केट वैल्यू चेंज होगी नए वैक में, और जब मार्केट वैल्यू चेंज हुई है KE तो ऑटोमेटिकली चेंज होना ही होना है। क्या ख्याल है, ये बात समझ आती है? कल वाली जो एग्जाम्पल हमने की थी उसमें ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इस फार्मूला के थ्रू हमने निकाली थी, वो तो वैसे ही एक वैल्यू मैंने दे दी थी कि इतनी है। हाँ, अगर इस फार्मूला के थ्रू निकालनी तो वो चेंज होगी साथ। हाँ, बात समझ आती? चलें आगे। इसका सोल्यूशन पीछे गलत दिया हुआ है, सोल्यूशन पीछे गलत दिया हुआ है, ये ठीक सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 37 करें नोट करें सर। क्वेश्चन 37 ज़रा देखिएगा, जो नोट कर चुके हैं क्वेश्चन 37 देखें। क्वेश्चन 37 देखें प्लीज़। क्वेश्चन 37 देखें प्लीज़, क्वेश्चन 37 देखें प्लीज़। A company is issuing a 10-year 7% redeemable debenture at par in market where similar securities are yielding 10% per annum. तो कंपनी का कूपन रेट 7% है, 10 साल टर्म है, डिबेंचर कंपनी एक डेट इशू कर रही है, मार्केट रेट 10% है। व्हाट इज द मिनिमम रिडम्पशन प्रीमियम ऑन ₹100 ऑफ द डेट दैट द कंपनी मस्ट ऑफर? कि एक 100 वाला डेट का आपने रिडम्पशन प्रीमियम निकालना है। मीन उसने आपसे ये वैल्यू पूछ ली है, बाकी डाटा उसने दे दिया, उसने आपसे क्या पूछ लिया है, रिडम्पशन मीन रिडीम ये 100 फेस वैल्यू वाला डेट कितने पे होगा वो पूछ रहा। तो क्या करते हैं हम, ईयर 1 to ईयर 10 तक डिस्काउंटिंग करते हैं। रेट क्या हमारे पास उसने दिया हुआ 10%, किस चीज़ की डिस्काउंटिंग करते हैं, 7% कूपन रेट की। टैक्स उसने दिया नहीं हुआ तो हम भी यूज़ नहीं करेंगे। क्या ख्याल है, क्या करेंगे हम? क्वेश्चन 37, ईयर 1 to ईयर 10 हम डिस्काउंटिंग करेंगे एक कॉमन वैल्यू की, और कॉमन वैल्यू क्या है यहाँ पे, 7 ही कॉमन वैल्यू है। क्या ख्याल है, 7 क्या कॉमन वैल्यू ना, क्या ख्याल है? सो ईयर 1 to 10 जो है वो कितना मिलना है, 7। अब इसकी अगर हम PV एट दी रेट ऑफ 10% देखें तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1 माइनस 1.10 रेज टू पावर -10 डिवाइड बाई 0.10। मुझे एक वैल्यू बता देंगे कितनी है? 43.01।
ईयर 10 में हमने क्या करना है, 100 है नहीं, x है जो हमने फाइंड करना है। रिडम्पशन वैल्यू दी नहीं गई, उसने कहा फाइंड करनी है आपने, क्या कहला है। तो हम क्या करते थे, x डिवाइडेड बाय 1.10 रेज टू पार्ट है, मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, x इंटू 1.10 रेज टू पावर -10। तो मुझे वैल्यू फाइंड करके दोगे, x इंटू क्या बन रहा है, कितना बन रहा है, 1.10 रेज टू पावर -10, 0.38 3855x। यहाँ तक बात समझ आती। मीन ये वैल्यू हमारे पास नहीं थी, जैसे ये हमने किया, क्या कह रहा है, जो कॉमन वैल्यूज थी उसका हमने एंटी फैक्टर अप्लाई कर दिया, और प्लस हम क्या करते थे, जो रिडम्पशन वैल्यू है उसका सेपरेट डिस्काउंट फैक्टर लास्ट ईयर का अप्लाई करते थे। तो यही हमने काम किया, और यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू हमने क्या ली है, x जो हमने फाइंड करनी है। ये बात समझ आती। अब कितनी फेस वैल्यू है, 100, क्या कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, 100 इज़ इक्वल टू 43.01 प्लस 0.3855x। मीन एक 100 फेस वैल्यू वाले की हम जो है वो निकाल रहे हैं ना मार्केट वैल्यू, क्या कह रहा है, तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 140 पूरा या 47 पॉइंट समथिंग, 47.8। तो मिनिमम रिडम्पशन इसमें है कितना, अगर फेस वैल्यू 100 है तो मिनिमम रिडम्पशन है कितना, रिडम्पशन प्रीमियम उसने पूछा है, तो प्रीमियम कितना है, 47.8। बात समझ आई। हम डिस्काउंटिंग कैसे करते थे, मार्केट वैल्यू कैसे निकालते थे, जितने साल हैं उतने सालों पे इंटरेस्ट मीन कूपन रेट लेते हैं, और आखिरी साल में रिडम्पशन वैल्यू लेते हैं। अब ये रिडम्पशन वैल्यू उसने हमसे पूछी है, क्या कह रहा है, जो कॉमन वैल्यूज़ होती थी उस पर हम एंटी फैक्टर अप्लाई करते थे, तो उधर भी क्या थी, 10 सालों में कॉमन वैल्यू क्या थी, 7, उसका एंटी फैक्टर अप्लाई कर दिया। प्लस हम क्या करते थे, रिडम्पशन वैल्यू इनटू लास्ट ईयर का डिस्काउंट फैक्टर। रिडम्पशन वैल्यू हमने फाइंड करनी, तो हमने क्या कहा, x इंटू लास्ट ईयर का डिस्काउंट फैक्टर। तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गई क्या, 43.01 प्लस 0.03855x। अब x हमने फाइंड करना है, तो ये सारी इक्वेशन इक्वल किसके है, फेस वैल्यू 100 के, वो उसने रिक्वायरमेंट में कहा भी है। तो क्या किया हमने, उस इक्वेशन को 100 के इक्वल किया, तुम्हारे पास x आ गया कि अगर एक 100 फेस वैल्यू वाला डेट है तो उसकी रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, इस केस में 147.8, और उसने आपसे पूछा क्या है कि मिनिमम रिडम्पशन प्रीमियम कितना है, तो 100 फेस वैल्यू है तो रिडम्पशन प्रीमियम कितना हुआ, 47.8। हाँ, इससे ऊपर नहीं ऑफर कर सकती, इतने तक ऑफर कर सकती है। चलिए आगे, क्या ख्याल है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, ट्रिकी नहीं क्यूएम था सर, क्यूएम था, एमएफए नहीं था। हाँ, रिडम्पशन प्रीमियम वर्ड हमने एमएफए में पढ़ा है, अदरवाइज कैलकुलेशन सारी क्या थी, क्यूएम। क्वेश्चन 38, A company issued its 10% irredeemable debenture at 95। कंपनी ने 95 पे 10% irredeemable डिबेंचर इशू किया है, फेस वैल्यू कितनी है, 100। द करंट मार्केट प्राइस इज 90। अब मार्केट प्राइस कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है, 90। टैक्स रेट है 30%। कैलकुलेट द करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, केडी आपने फाइंड करना है। गुड लक एवरीबॉडी, केडी फाइंड कर दे। इरडीमेबल है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू over KD, KD is equal to interest into 1 minus T over market value. What is market value? 90. What is interest? 10%. What is tax? 30%. क्या कह रहा है, बड़ा औखा क्वेश्चन है, परेशान करने वाला, ये तो बहुत औखा हो गया, क्या बनेगा।
क्वेश्चन 38 यहाँ पे कर दूँ, क्या निकाला है उसने, KD का है, आपने फाइंड करना है। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू। इंटरेस्ट कितना है 10% इंटू 1 माइनस 30% डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू 90 यूज़ करेंगे ना। इशू जितने मर्जी पे हुआ था, हमने तो मार्केट वैल्यू लेनी ना। अभी करंटली ट्रेड कितने पे हो रहा है, तो मार्केट वैल्यू क्या है जो करंटली जिस पे ट्रेड हो रहा है। कितना आ गया 7.8% KD। पोस्ट टैक्स है प्री टैक्स है, क्यों 10 इंटरेस्ट। क्या ख्याल है। क्वेश्चन 39 सर आपका क्या है, निकाल के दे यार, इसे निकाल दे इसे। बस आपकी दफ़ा कैलकुलेटर फिर कुछ और हो जाता है, उसकी दफ़ा कुछ और हो गया। मतलब ये कहना चाह रहे हो कि आपने भी वैसे ही किया लेकिन आपका वो आंसर नहीं है, इस मीन आपके हाथ में कैलकुलेटर आंसर कुछ और देता है। हाँ कहाँ से लेके आते हो ऐसे लोग। हाँ Question 39 please. A company has 15% debenture of 100 nominal value. Nominal value बोले तो face value. Coupon rate 15%. Investor requires a gross yield of 12% on such debenture. Investor जो इस पे रिटर्न रिक्वायर करता है वो 12% ग्रॉस विदाउट टैक्स। If tax rate is 30%, what is the cost of debenture to the company? इस साइड पे करना। थोड़ी देर बाद कहेगा मेरे रजिस्टर पे कर दें। अच्छा हमने निकालना है KD। KD हमें पता है किसके इक्वल है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। इंटरेस्ट हमें पता है, टैक्स भी हमें पता है, मार्केट वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो पहले मार्केट वैल्यू निकालेंगे। वो जो इन्वेस्टर की ग्रॉस यील्ड है उसको यूज़ करते हुए, क्या ख्याल है। और मार्केट वैल्यू जो है वो इक्वल होगी किस चीज़ के, इंटरेस्ट ओवर रेट के। क्या ख्याल है, रेट कितना है, रेट कितना है। अब उसने ग्रॉस यील्ड का है, ग्रॉस का मतलब क्या है, विदाउट टैक्स, इसलिए हम ऊपर टैक्स का इंपैक्ट नहीं लेंगे क्योंकि हम रेट जो है वो क्या कर रहे हैं, ग्रॉस वाला यूज़ कर रहे हैं, नेट वाला नहीं। ठीक हो गया। सो क्या आ गया 15 डिवाइडेड बाय रेट क्या है 12%, तो मार्केट वैल्यू क्या आई 125। अब ये रेट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसने कहा ग्रॉस यील्ड, एक होता है ग्रॉस, उसमें से कुछ चीज़ें माइनस करने के बाद बनता है नेट। ठीक है, मतलब क्या हुआ, प्री टैक्स जो रेट है वो है ग्रॉस, टैक्स का इफेक्ट निकालने के बाद क्या होता है नेट। अब चूंकि हम ग्रॉस यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम इंटरेस्ट के साथ 1 माइनस टी नहीं लेंगे, मीन टैक्स का इंपैक्ट नहीं लेंगे। क्यों, जब रेट यूज़ कर रहे हैं कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ग्रॉस यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट वैल्यू 125 निकल आई। अब हमने KD पोस्ट टैक्स निकालना है। हमें KD निकालना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है KD चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक हो गया, उसका फार्मूला है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी ओवर मार्केट वैल्यू, क्योंकि टैक्स दिया हुआ है। क्या मार्केट वैल्यू आपके पास है डेट की? नहीं, वो निकालनी है। वो निकालने के लिए आपने क्या करना है, परपेचुअली यूज़ करना है इररिडीमेबल, इंटरेस्ट ओवर रेट। क्या करा है, अब रेट अगर तो आप टैक्स वाला ले रहे हो तो फिर इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी करोगे यहाँ पे,
अब ये चूंकि आप ग्रॉस ले रहे हो, ग्रॉस का मतलब क्या है, नेट नहीं, ग्रॉस मीन टैक्स के बिना, तो फिर आप इसके साथ टैक्स का इफेक्ट नहीं लोगे। तो उसे क्या आई मार्केट वैल्यू 125, आप इंटरेस्ट कितना है 15 इंटू 1 माइनस 30% डिवाइडेड बाई 125, तो आप देखिएगा KD कितना आ गया 8.4%। प्री टैक्स है पोस्ट टैक्स है, ये पोस्ट टैक्स है। क्या कह रहा है, नहीं इस तरह से वैक के क्वेश्चन में भी आ सकती है ये एडजस्टमेंट। ठीक हो गया, लेकिन KD में हमने साथ टैक्स का इफेक्ट लेके जब निकाला तो KD पोस्ट टैक्स आ गया। इधर जो मार्केट वैल्यू यूज़ की है वो ठीक है, हमने मेनली KD देखना है, KD क्या निकल रहा है, पोस्ट टैक्स निकल रहा है, कैसे टैक्स का इफेक्ट लेके। मार्केट वैल्यू हमने निकाली, वो कैसे निकाली, इन्वेस्टर का जो रिक्वायर्ड रिटर्न था उसके अकॉर्डिंगली। अब इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न हमारे पास चूंकि प्री टैक्स दिया गया है, तो इसलिए मार्केट वैल्यू निकालते वक्त हमने टैक्स का इफेक्ट नहीं लिया, लेकिन KD निकालते वक्त हमने टैक्स का इफेक्ट ले लिया। क्यों, वैक में हमें पोस्ट टैक्स KD चाहिए होता है। ठीक है, ये यूं समझिए कि एक वैक का क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने KD निकालना था, और ये हमारे पास डेटा था KD निकालने का। तो KD हम फिर कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे कि अगर इधर हम रेट जो है वो ग्रॉस यूज़ कर रहे हैं तो फिर इधर टैक्स का इफेक्ट नहीं लेना, इधर हम रेट जो है वो ग्रॉस नहीं नेट यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम इधर का टैक्स का इफेक्ट लेके मार्केट वैल्यू निकालेंगे। वैसे होना क्या चाहिए था, यहाँ पे भी टैक्स का इफेक्ट लेना चाहिए था मार्केट वैल्यू निकालते वक्त, लेकिन हमने नहीं लिया। क्यों, क्योंकि जो रेट हमने अप्लाई किया है वो हमने कौन सा यूज़ किया है, ग्रॉस वाला यूज़ किया। मीन ये मार्केट वैल्यू हमने इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाली है, ये मार्केट वैल्यू कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाली है। और इन्वेस्टर को टैक्स से कोई फ़र्क नहीं है, टैक्स तो कंपनी के लिए है ना। टैक्स का अगर सेविंग मिलनी है तो किसको मिलनी है, कंपनी को मिलनी है ना। इन्वेस्टर के लिए तो 30% टैक्स नहीं है ना। जब हम इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न यूज़ कर रहे हैं मार्केट वैल्यू निकालते हुए, फिर हमने टैक्स का इफेक्ट नहीं लेना। इस क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू निकालना हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, KD निकालना था, लेकिन KD के लिए मार्केट वैल्यू चाहिए कौन सी, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, रेट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इन्वेस्टर वाला। तो इन्वेस्टर के लिए तो टैक्स का इफेक्ट नहीं है ना, तो इसलिए हमने टैक्स का इफेक्ट मार्केट वैल्यू निकालते वक्त यूज़ नहीं किया। अब समझ आती थोड़ी। नहीं लेंगे क्योंकि इन्वेस्टर ने 30% टैक्स तो नहीं ना देना। ये हमने काम किया है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टर को इन्वेस्टर एक बंदा है, मैं हूँ, क्या मुझे 30% टैक्स देना है किसी चीज़ पे? नहीं, वो तो कंपनी ने देना ना। देने के बाद ही मिलेगा ना। हाँ, इन्वेस्टर ने कंपनी से बॉन्ड लिया है 100 का, कंपनी ने इन्वेस्टर को कितना देना है, 10-12% पूरा ही देना है। उसमें से क्या कंपनी ने 30% टैक्स काट के फिर उसे देना है? इन्वेस्टर को तो कितना इंटरेस्ट मिलना है, वो तो वही 15 ही मिलना है ना। क्या ख्याल है, उसका ग्रॉस रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है, 12%, तो आपने वही यूज़ किया, उसको तो टैक्स का कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता। क्या ख्याल है, मेनली हमारी रिक्वायरमेंट ये थी, लेकिन इसमें चूँकि मार्केट वैल्यू चाहिए और मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास डाटा किसका है, इन्वेस्टर का। तो इन्वेस्टर तो टैक्स 30% ही ना पे करता, ना उसे कोई सेविंग होती है उस पर, तो इसलिए हमने टैक्स का इफेक्ट उसमें नहीं लिया। अब बात समझ आती? हाँ, अब बात समझ आती। तो उसके लिए तो फिर शेयर की वैल्यू, डिविडेंड हमें यूज़ करना था, जी यूज़ करना था, ये चीज़ें यूज़ करनी नहीं थी। KE में तो वैसे ही टैक्स का कहीं पे इम्पैक्ट होता ही नहीं है। KE में कहीं पे टैक्स का इम्पैक्ट होता है नहीं। क्या कह रहा जी, डिफरेंट सिनेरियो से चीज़ों को देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट को और बिल्ट अप कर रहे हैं। क्वेश्चन 40, वैक कैलकुलेट करना है। गुड लक एवरीबॉडी। क्वेश्चन 40 वैक कैलकुलेट करना है। कंपनी हैज़ कैपिटल स्ट्रक्चर 10 मिलियन रुपीज़ 1 ऑर्डिनरी शेयर्स। तो आपके पास शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा सर, 10 मिलियन ही। इसके साथ 10 कर लेंगे, 0 लिखा है ना, 10 कर लें इसको। हाँ 10 मिलियन है। रिजर्व इतने हैं, 13% लोन स्टॉक है जिसकी 7 मिलियन बुक वैल्यू है।
द लोन स्टॉक इज रिडीमेबल एट पार इन 2021. करंट मार्केट प्राइस फॉर द कंपनीज सिक्योरिटीज आर एज फॉलोज. ₹1 वाले ऑर्डिनरी शेयर की इस वक्त मार्केट वैल्यू 2.8 है. 13% लोन स्टॉक की मार्केट वैल्यू 100 ही है. टैक्स रेट 30% है. कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% KE है. KD आपको फाइंड करके वैक निकालना होगा. ऐसी है. सिर्फ आपको क्या फाइंड करना होगा, इसमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए डाटा दे दिया उसने. KE क्वेश्चन में गिवन है. मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आप निकाल सकते हो. मार्केट वैल्यू 100 वाले डेट की दी गई है, क्या कहलाए, और KD आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है. गुड लक एवरीबॉडी, ट्राई करें प्लीज़. ट्वेंटी 2021 में हो आप और उसी साल में ये डेट रिडीम होना है. ट्वेंटी 2021 में हो आप और उसी साल में ये डेट रिडीम भी होना है. कैसे निकालोगे? जैसे इरडीमेबल डेट की आप KD निकालते हो वैसे ही निकालोगे. अब इसकी डिस्काउंटिंग हो ही नहीं सकती ओवर द ईयर्स, इसलिए तो क्वेश्चन कर रहे हैं, सीख रहे हैं. पेपर में भी हम गए ही नहीं. पेपर में जाने से पहले चीज़ें सिखा के भेज रहा हूँ आपको. वैक की आंसर दे दें मुझे प्लीज़. वैक इज इक्वल टू सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको चाहिए, KE चाहिए, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आपको चाहिए और KD चाहिए. मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हमारे पास कुछ डाटा है. नंबर ऑफ शेयर्स भी हमारे पास और प्राइस पर शेयर भी है. 2.8 प्राइस पर शेयर है और 10 मिलियन आपके पास शेयर्स हैं. क्या ख्याल है? सो 2.8 इंटू 10 मिलियन कर दें तो कितना आ गया? 28 मिलियन. क्या ख्याल है? KE कितना है? 12%. मार्केट वैल्यू ऑफ डेट उसने कहा कितनी है? 100. एक 100 फेस वैल्यू वाले की और आपके पास 7 मिलियन है तो कितना आ गया? 7 मिलियन ही आ गया. हाँ, एक 100 फेस वैल्यू वाले की मार्केट वैल्यू कितनी है? 100. तो फ्रैक्शन अप्लाई कर दी बुक वैल्यू से. ऐसे ही कर देते हैं. अब KD निकालना है आपको. KD निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? IRR निकालना पड़ता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास ईयर्स ही नहीं है. तो अगर ईयर्स नहीं है तो क्या KD निकालने का हमारे पास एक और भी फार्मूला है.
इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, वो कितनी है 100, 9 पॉइंट पोस्ट टैक्स है, ये पोस्ट टैक्स ही है। सो पुट कर दो 28 इंटू 12% प्लस 7 इंटू 9.1% डिवाइडेड बाय 28 प्लस 7 इंटू 100, व्हाट इज बैक 9 पॉइंट। टू 2.8 शेयर की प्राइस वैल्यू है, नहीं 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 नहीं, वो तो फेस वैल्यू 100 वाला हम ज्यूम करके चलते हैं ना। मतलब वो उसने निकाल के दी हुई है कि एक 100 फेस वैल्यू वाले डेट की मार्केट वैल्यू डेट की दी गई है। कौन से डेट की? एक 100 फेस वैल्यू वाले डेट की मार्केट वैल्यू। शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ये 10 मिलियन मैंने शेयर कैपिटल नहीं लिया, क्या लिया है नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमारे पास 28 मिलियन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई टोटल, एक शेयर की नहीं। ठीक हो गया। शेयर और चीज़ है, डेट और चीज़ है। ठीक है, शेयर और चीज़ है, डेट और चीज़ है। क्या हुआ मिस? 11 पॉइंट क्वेश्चन 41 आप लोगों को दे दूं? क्या ख्याल है? क्वेश्चन 42 भी दे दूं? चलें 41 42 आपने ट्राई करके आना है, कल हम कुछ नई बातें भी करेंगे साथ। 41 42 ट्राई करके आना। चेक करें क्या पूरे 40 हैं? पूरे पूरे 40 दिखाओ जरा कहाँ। पूरे 40। पीछे वालों को तबीयत ख़राब होना शुरू हो गया है कि ये तो 40 पूरे चेक करवाई जा रही हैं, हमारा क्या बनेगा। इसमें 35 to 42 में, बाकी घर पे रजिस्टर रह गया हैं इसी रजिस्टर में। नहीं, ये तो नया रजिस्टर है। अच्छा, वो पुराने रजिस्टर पे थे, वो पुराने रजिस्टर घर पे है। घर कहाँ पे है? ये पास ही 15 मिनट लगेंगे मेरे ख्याल से। बाइक शाइक हैं आप लोगों के पास? क्या ख्याल है? बारिश भी है, मिल गया तो चलो चाय मुरब्बतन पिला देंगे ये, अदरवाइज फिर पकोड़े शकोड़े पता नहीं और क्या क्या फिर डिसाइड कर लेंगे जाके। क्या ख्याल है? हाँ, उतनी देर तक लंच का टाइम भी हो जाएगा। चलें फिर देख लें। सर 40 क्वेश्चन मुझे दिखा दें पूरे 42 तक। ओ माय गॉड, क्या बात है। 42 पूरे क्वेश्चन। सारी की में नहीं, वो जो 20 की लाइन में से 20 25 वो बुक पे है। चले आए पढ़ते हैं कुछ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, बाकी फिर आज प्रैक्टिस ही करनी है और कुछ नहीं करना हमने। एक कंपनी है जिसका ईयर एंड सपोज स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2021 से। ठीक हो गया। इस डेट पे कंपनी की जो शेयर प्राइस चल रही थी वो चल रही थी सपोज 50। ठीक हो गया। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कुछ कमाया, और कंपनी ने जो कमाया वो क्या है? अर्निंग पर शेयर कितना कमाया? सपोज 10 कमाया। ईयर एंड आया 31 दिसंबर। यहाँ पे कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो हो गई कितनी? ये जो 10 कमाया, अगर डिविडेंड नहीं दिया तो इसने भी क्या किया? शेयर प्राइस में ऐड होके शेयर प्राइस को कर दिया 60। ठीक हो गया। ईयर के स्टार्ट में शेयर प्राइस ये थी।
ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कमाई अच्छी की तो ईयर एंड पे शेयर की प्राइस कितनी होगी 60। ठीक हो गया। इसके बाद क्या हुआ, कंपनी का ऑडिट स्टार्ट हुआ। मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट स्टार्ट हुआ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू होने से पहले डायरेक्टर्स की एक मीटिंग होती है जिसे नाम देता है बोर्ड मीटिंग का, जिसमें कंपनी अपने हालात देखती है, क्या क्या हमने परफॉर्मेंस दी। मीन इस डेट पे डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव करते हैं इशू करने के लिए, और इसी डेट पे कंपनी क्या करती है, डिविडेंड जो है वो क्या करती है, अनाउंस करती है, डिविडेंड्स डिक्लेयर करती है। डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने, कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया, सपोज कंपनी ने जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 5.6। अब ईयर एंड से लेकर इस डेट तक ये कुछ 2-3 माह का टाइम पीरियड है। इसके दौरान सपोज कंपनी ने कुछ 4 और कमा लिया, शेयर प्राइस कितनी होगी 64। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कि हम क्या करेंगे 5.6 जो है वो डिविडेंड देंगे। और जब कंपनी ने डिविडेंड देगी तो इसमें से 5.6 माइनस करेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा 58.4। क्या कहलाए, शेयर प्राइस डिविडेंड पे करने के बाद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीन कंपनी जब डिविडेंड देती है तो उसकी शेयर की वैल्यू कम हो जाती है, डिविडेंड देने से पहले शेयर की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये जो डिविडेंड देने के बाद की शेयर प्राइस है 58.4, इसको नाम दिया जाता है एक्स डिव प्राइस। ये क्या है, एक्स डिव। ये जो डिविडेंड पे करने से पहले की प्राइस है इसको नाम दिया जाता है कम डिव का। मीन डिविडेंड पे करने के बाद की जो शेयर प्राइस है उसे क्या नाम दिया जाएगा, एक्स डिव शेयर प्राइस, और डिविडेंड पे करने से पहले की जो प्राइस है उसे क्या नाम दिया जाएगा, कम डिव शेयर प्राइस। हमने वैक की जब कैलकुलेशन करनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी लेना है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर, उसमें प्राइस पर शेयर हमने कौन सी लेनी है, ऑलवेज हमने लेनी है एक्स डिव, कम डिव नहीं, डिविडेंड पे होने के बाद वाली प्राइस। क्यों भी करंटली क्या चल रही है, डिविडेंड पे होने के बाद वो हमने एज ए मार्केट वैल्यू प्राइस लेनी है। क्वेश्चन में अगर कम डिव दी हो तो हमें उसमें से डिविडेंड माइनस करके कहाँ पे आना है, एक्स डिव पे आना है। दिस मीन एक्स डिव इज इक्वल टू कम डिव प्लस डिविडेंड के माइनस डिविडेंड, माइनस डिविडेंड। और अगर एग्जामिनर हमें कह दे कि नहीं आपने कम डिव शेयर प्राइस निकालनी है, तो कम डिव किसके इक्वल होगी, एक्स डिव प्लस डिविडेंड। क्या करें, डिविडेंड इसमें प्लस करेंगे, डिविडेंड इसमें प्लस करेंगे तो ये बन जाएगी 64। कम डिव में से डिविडेंड माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगी, एक्स डिव। हमने वैक की कैलकुलेशन जब भी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी लेनी है तो शेयर की प्राइस कौन सी लेनी है, ऑलवेज एक्स डिव, कम डिव नहीं। ये बात समझ आती है? चलिए, ईयर के स्टार्ट में ये शेयर प्राइस ही इतना हमने कमाया, शेयर प्राइस ये हो गई, ठीक हो गया। उसमें से और कुछ कमाया, इतनी होगी, आपने इतना जो है वो डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड देने के बाद शेयर की प्राइस जो है वो कम हो जाती है। और वो शेयर प्राइस जो डिविडेंड देने के बाद वाली है वो क्या है, एक्स डिव शेयर प्राइस। डिविडेंड देने से पहले वाली शेयर की प्राइस ज़्यादा होती है, क्या कहलाए, उसे क्या नाम देंगे, कम डिव। हमने कौन सी यूज़ करनी है बैक के कैलकुलेशन में, एक्स डिव। कभी भी कम डिव प्राइस हमने नहीं यूज़ करनी। अगर क्वेश्चन में कम डिव दी गई है तो उससे डिविडेंड माइनस करके हम कहाँ पे जाया करेंगे, एक्स डिव पे जाया करेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमने निकाली पर शेयर, निकालते हैं फार्मूला के थ्रू, डिविडेंड पर शेयर इंटू 1+G डिवाइड बाई KE माइनस G, इसे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पर शेयर आती थी। फिर हम उसमें शेयर मल्टीप्लाई करके मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी निकालते थे। इस फार्मूला के थ्रू भी जो पर शेयर मार्केट वैल्यू आती है वो कौन सी आती है, एक्स डिव आती है। अगर एग्जामिनर कहे कि नहीं हमें कम डिव शेयर प्राइस निकाल के दें, तो फार्मूला के थ्रू एक्स डिव निकलेगी। उसमें हम क्या करेंगे, डिविडेंड को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगी, कम डिव बन जाएगी, मीन बिफोर डिविडेंड वाली। वो ईयर एंड डिविडेंड की परसेंटेज वो तो फिर शेयर्स के ऊपर लगेगी ना, परसेंटेज शेयर होल्डिंग के ऊपर लगेगी कि कितने परसेंट किसको डिविडेंड मिलना है। कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर थे उनके लिए कंपनी ने जो है वो डिविडेंड इतना अनाउंस किया 5.6।
ठीक हो गया। अब वो किसके पास कितने % शेयर होल्डिंग है उनको उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा। ठीक हो गया। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट हमने देखा कि कम डिव शेयर प्राइस क्या है, एक्स डिव शेयर प्राइस क्या है, उसके लिए हमने ये इतनी राम कहानी सिर्फ किस लिए पढ़ी है, कम डिव और एक्स डिव शेयर प्राइस के लिए। किसका मतलब क्या है, क्यों क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 15 दोनों में ये वर्ड यूज़ हुए थे, एक्स डिव शेयर प्राइस, कम डिव शेयर प्राइस क्या कहला है, तो मतलब क्या है वो बेसिकली आज हमने देखा है। हम वैक में जब भी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते हैं तो कौन सी निकालते हैं, एक्स डिव, कम डिव नहीं। अब अगर हम वापस आ जाएं क्वेश्चंस में, क्वेश्चन करते करते क्वेश्चन 41 पे हम पहुंच गए थे। 42 करवा दिया था मैंने क्लास में, 40 करवाया था, 41 42 दिया था। चलें 41 42 को देख लेते हैं और आगे चलते हैं ताकि जिन्होंने नहीं किया उनका भी कवर हो जाए। क्वेश्चन 41, क्वेश्चन 41 वैक कैलकुलेट करना है। अर्निंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट फॉर द फॉलोइंग फर्म आर कांस्टेंट इन परपेचुटी। मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट डिविडेंड या कांस्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड, कांस्टेंट डिविडेंड परपेचुटी, जहाँ पे मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड ओवर के ई होता था, के ई इज इक्वल टू डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू होता था, आर ओवर आई वाला फार्मूला। द फर्म हैज़ 100 million शेयर्स इशूड ऑफ रुपीज़ 0.25 ईच and have a market value of rupees 1.2। 100 million शेयर्स हैं, मार्केट वैल्यू 1.2 है। द डिविडेंड पर शेयर जस्ट पेड इज 0.24। द इशूड डेट कंसिस्ट ऑफ रुपीज 100 million ऑफ irredeemable bond with the coupon rate of 6%। The bond is currently traded at रुपीज़ 50 पर रुपीज़ 100 नॉमिनल वैल्यू मीन 100 फेस वैल्यू वाला बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कितनी है 50, 6% का बॉन्ड रेट है, 160 बुक वैल्यू है, टैक्स रेट इज़ 30%, टैक्स रेट 30% है। वैक कैलकुलेट करना आपको, तो आपको क्या चाहिए, इक्विटी चाहिए। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए उसने आपको डेटा दे दिया 100 million शेयर हैं इंटू 1.2 जो है वो मार्केट वैल्यू पर शेयर है, और आपको के ई चाहिए। के के लिए आपके पास डाटा है, डिविडेंड पर शेयर दिया गया इंटू 1 प्लस जी आपको चाहिए। जी चाहिए इसमें नहीं, इसमें क्या हमें चाहिए, मार्केट वैल्यू चाहिए और डिविडेंड चाहिए। तो डिविडेंड पर शेयर दिया गया है और डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू भी पर शेयर आप लोगे तो आपके पास के ई आ जाएगा। क्या कह रहा है, कितना 20%। और इसके अलावा आपको क्या चाहिए, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट चाहिए, वो निकल आएगी। के डी भी चाहिए आपको, के डी भी चाहिए, के डी निकालना पड़ेगा इसमें। सो क्वेश्चन 41 वैक हमने निकालना है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए हमने क्या किया, हमारे पास जी 100 million शेयर्स हैं इंटू 1.2 प्राइस है, कितना आ गया 120 million। के ई के लिए हमारे पास फार्मूला है जी डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू। डिविडेंड हमारे पास है कितना 0.24 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू कितनी है पर शेयर, क्योंकि ये पर शेयर लिया तो ये भी पर शेयर लेंगे, कितना 20%। इसके अलावा हमें क्या चाहिए जी, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड चाहिए, डेट, और उसकी बुक वैल्यू दी गई है 160, 50 मार्केट वैल्यू एक 100 वाले की, तो 80 million ये आ गया। और हमें क्या चाहिए, के डी चाहिए जो किसके इक्वल होगा, इंटरेस्ट टैक्स है इसमें, इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू जो है वो एक 100 वाले की 50 है, इंटरेस्ट 6% है, क्या ख्याल है, इंटू 1 माइनस 30%, तो कितना आ गया 8.4%। तो वैक में चले गए जी 120 इंटू 20% प्लस 80 इंटू 8.4% divided by 120 plus 80 into 100, how much, 36%। क्या कहला, क्वेश्चन 42, क्वेश्चन 42
शरीफ लिमिटेड कैपिटल स्ट्रक्चर इज एज फॉलोस 15 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹1 ऑर्डनरी शेयर्स 15 मिलियन जो है वो शेयर कैपिटल है, शेयर भी 15 मिलियन है, रिजर्व 8 मिलियन का है, 12% डिबेंचर हैं 6 के। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार इन 20x0, इसी साल में ही रिडीम होने हैं। द करंट मार्केट प्राइस फॉर द कंपनीज सिक्योरिटीज आर एज फॉलोस, सिक्योरिटीज मीन इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिस। ₹1 ऑर्डनरी शेयर्स की मार्केट वैल्यू जो है वो 1.6 हो गई है और 12% डिबेंचर की मार्केट वैल्यू 100 है। किसकी? एक 100 फेस वैल्यू वाले डिबेंचर की मार्केट वैल्यू मीन 100 फेस वैल्यू वाले डेट की मार्केट वैल्यू कितनी है? 100 ही है। द कंपनी इज पेइंग कॉर्पोरेशन टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। द कॉस्ट ऑफ कंपनीज इक्विटी कैपिटल हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 16% पर एनम KE। व्हाट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? वैक निकालना है आपको। तो वैक निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? ये कुछ चीज़ें चाहिए। क्या ख्याल है? यही कुछ चाहिए आपको। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए, उसके लिए आपके पास शेयर्स देंगे कितने? 15 मिलियन इंटू प्राइस कितनी है? 1.6, कितने हो गए? 24 मिलियन। KE 16% गिवन है क्वेश्चन में। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट अगर हम देखें तो उसने कहा कि 100 जो है वो मार्केट वैल्यू है, 100 फेस वैल्यू की, तो आपके पास बुक वैल्यू कितनी है? 6 मिलियन, तो इज़ इक्वल टू 6 मिलियन ही आ गया। अब KD निकालना है। नंबर ऑफ़ ईयर्स दिए गए नहीं, तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस T डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू कितनी है? 100। इंटरेस्ट कितना है? 12 इंटू 1 माइनस 30%, तो कितना आ गया KD? 8.4%। पुट कर दें अगर हम 15 मिलियन इंटू 16% और 24 मिलियन, 24 मिलियन इंटू 16% प्लस 6 मिलियन इंटू 8.4% डिवाइडेड बाई 24 प्लस 6 इंटू 100 हाउ मच? 14.48%। जी चलें आगे। क्वेश्चन 43। क्वेश्चन 43। Hamid Limited Company has 10 million rupees 0.25 ordinary shares in issue with the current price of rupees 1.55 cumulative. हमें कौन सी प्राइस चाहिए? XD. The annual dividend of rupees 0.09 has just been proposed. तो 1.55 में से 0.09 माइनस कर देंगे तो हमारे पास XD आ जाएगी। The company has adopted a policy of no interim dividend payment for some years. Final dividend ही company पे करती है, and those annual dividends have been growing at a steady rate of 6% per annum. G. The company's other major source of fund is a bank loan of 7 million, which has an annual cost of 13%. Tax rate is 30%. Calculate post-tax WACC. Good luck, everybody.
10.92%। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए डाटा क्या है हमारे पास? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए हमारे पास डाटा क्या है? 10 मिलियन शेयर्स हैं और प्राइस हमारे पास एक्स डिव दी गई है, 1.55 नहीं कम डिव दी गई है, तो हम उसमें से क्या करेंगे, कम डिव में से डिविडेंड माइनस करेंगे तो एक्स डिव आएगी। क्या ख्याल है? सो 10 मिलियन हमारे पास शेयर्स हैं। अगर हम प्राइस निकालने की कोशिश करें तो क्या करेंगे जी, 1.55 में से 0.09 को माइनस करेंगे तो क्या बनती है? 1.46 इंटू कितने शेयर्स हैं? 10 मिलियन। कितना आ गया? 14.6 मिलियन। के ई गिवन है क्वेश्चन में? नहीं, के ई निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? इसने हमें जी दे दिया, दिस मीन डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी। डिविडेंड कितना है? 0.09 ही था ना डिविडेंड, 0.09। क्या ख्याल है जो भी पे किया है? ग्रोथ रेट कितना दिया गया? 6%। मार्केट वैल्यू कितनी है हमारे पास? मार्केट वैल्यू पर शेयर हम ले रहे हैं तो 1.46 एक्स डी वी लेनी है, कम डिव नहीं। क्या कह रहा है? प्लस 6% कितना आ गया? 6.5%। डेट क्या दिया गया हमें? बैंक लोन दिया गया 7 मिलियन का, तो बैंक लोन की बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू होती है। केडी दिया गया कितना? 13% इंटू 1 माइनस 30%। टैक्स रेट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 9.1%। पोस्ट टैक्स लेना है ना आपने, केडी पोस्ट टैक्स लेना है। सो 14.6 मिलियन इंटू 6.5% प्लस 7 मिलियन इंटू 9.1% डिवाइडेड बाय 14.6 प्लस 7 इंटू 100 कितनी आती है? 12.53। 12.53%। अब ज़रा वैक कैलकुलेट करके देंगे, आंसर क्या आता है? कितना? 11.42%। यहाँ तक बात समझ आती हो? चले आगे। क्वेश्चन 44 का भी रोक देना है, क्वेश्चन 45 पे आ जाएं। An all equity financed company has in issue 50 million shares with the nominal value of 0.5 per share and a market value of 1.05 per share. The company is contemplating raising rupees 10 million via a right issue with a subscription price of rupees 0.8 per share. नॉर्मल वैल्यू कितनी है आपकी शेयर की? 0.5 पार वैल्यू। आप 8 पे इशू कर रहे हो, दिस मीन एट प्रीमियम राइट इशू कर रहे हो। क्या कहना? कितने का? 10 मिलियन का। इन ऑर्डर टू फाइनेंस अ प्रोजेक्ट विद अ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2.5 मिलियन। और कहाँ पे आपने लगाया है ये 10 मिलियन? एक प्रोजेक्ट पे जहाँ से आपको 2.5 मिलियन की नेट प्रेजेंट वैल्यू में रिटर्न भी मिलना है। व्हाट विल बी द न्यू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर? शेयर की मार्केट प्राइस क्या होगी? तो अगर कंपनी की मार्केट वैल्यू हमारे पास आ जाए और टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे पास आ जाएं तो हम क्या कर सकते हैं? मार्केट प्राइस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या कह रहा है? ट्राई करेंगे ज़रा। मार्केट वैल्यू पहले आइडेंटिफाई करें और फिर टोटल प्राइस आइडेंटिफाई करें।
एग्जिस्टिंग कितने शेयर्स हैं आपके? 15 मिलियन। मार्केट प्राइस क्या? 1.05। तो क्या करेंगे हम, 50 इंटू 1.05 करोगे तो क्या आ जाएगा? 52.5। राइट इशू करके आपने कितना कमाया है? 10 मिलियन। प्रोजेक्ट की एनपीवी कितनी मिल रही है आपको? 2.5। ये सारा ऐड करेंगे तो आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। कितना बनता है? 65। अब आपको देखना है कंपनी के पास नए शेयर हैं कितने। पहले कितने शेयर थे? 50। राइट इशू के थ्रू कितने शेयर इशू किए आपने? 10 मिलियन अमाउंट है। 0.8 10 मिलियन अमाउंट है। 0.8 जो है वो क्या है? 0.8 जो है वो प्राइस पे आपने इशू किए हैं। तो टोटल शेयर कितने इशू किए हैं? 12.5। तो कितने हो गए नंबर ऑफ शेयर्स? 62.5। क्या ख्याल है? सो मार्केट वैल्यू है कितनी? 65 डिवाइडेड बाय 62.5। तो आपके पास आ जाएगी प्राइस पर शेयर कितनी? 1.04। ये क्या है आपकी मार्केट या मार्केट वैल्यू पर शेयर। मार्केट वैल्यू पर शेयर यही मांगी गई है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है? 44 है, 45 है, ये 43 है। ठीक हो गया। अब दोबारा देखें क्वेश्चन को ज़रा। क्वेश्चन को दोबारा देखें क्या कह रहा है कि कंपनी ने 50 मिलियन के शेयर थे 0.5 वाले पार वैल्यू वाले, जिनकी मार्केट में वैल्यू चल रही है 1.05। तो हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर जो हैं उसकी मार्केट वैल्यू आ गई कितनी? 50 इंटू 1.05 बोले तो 52.5। कंपनी ने 10 मिलियन के राइट इशू किए। तो जो राइट इशू किए उनकी वैल्यू कितनी है आपके पास? 10 मिलियन जो बुक में आ रही है। क्या ख्याल है? अब ये भी इशू किया तो मार्केट वैल्यू भी वही है। और एक प्रोजेक्ट में लगाया जहाँ से 2.5 मिलियन का आपको क्या मिलना है? रिटर्न मिलना है। तो 2.5 भी आपका रिटर्न है। तो ये सारा मिला के हमारे पास क्या आ गया? मार्केट वैल्यू आ गई इक्विटी की। अब हमने क्या करना है? प्राइस पर शेयर नई वाली निकालनी है। तो अब जो शेयर टोटल अब हैं कितने? तो 50 मिलियन पहले थे। राइट इशू के थ्रू कितने आपके पास शेयर्स आए हैं? 10 मिलियन। किस पे आपने इशू किए हैं? 0.8 पे। क्या ख्याल है? तो टोटल कितने हो गए? 12.5 मिलियन। क्या ख्याल है? तो ये आपके पास 62.5 मिलियन टोटल शेयर हैं। 65 मिलियन आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है। तो क्या ख्याल है? शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय शेयर करने से आपको क्या मिलता है? प्राइस पर शेयर मिलती है। क्या ख्याल है? तो वही आपने किया है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो आपके पास क्या आ गई? मार्केट प्राइस पर शेयर या मार्केट वैल्यू पर शेयर अब एग्जिस्टिंग कितनी है? 1.04। सब शेयर्स की मिला के, इंक्लूडिंग वो जो राइट इशू वाले हैं वो भी मिला के। क्या ख्याल है? चलिए आगे। क्वेश्चन 46 मिलता है आपको, खुद से सॉल्व करना आपने, मुझे के ही चाहिए उसमें से।
19.02%, 19.38। एक दो शातें और दे दो फिर मुझे। जो डिविडेंड है उसको एक साल बढ़ाना है क्योंकि वो लास्ट ईयर का 1.4 से 0.4 से मल्टीप्लाई। लास्ट ईयर का डिविडेंड है आपके पास, आपने करंट डिविडेंड लेना होता है, क्या ख्याल है? वो तो मार्केट वैल्यू में लेना होता है। मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला नहीं लगेगा आपको। डिविडेंड जस्ट पेड, कौन सा पेड होता है? लास्ट ईयर का। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, डिविडेंड जस्ट पेड कौन सा? पिछले साल का जो डिक्लेयर करंट ईयर में पे होता है, क्या ख्याल है? तो उसे हमने फर्दर ग्रोथ नहीं लेना। इनफैक्ट उसके साथ जब हम 1+G ले रहे होते हैं तो हम फ्यूचर का ले रहे होते हैं, ठीक हो गया? तो इसलिए उसको फर्दर आपने ग्रोथ रेट नहीं लेना, क्यों? पिछले साल का ही करंट ईयर में पे होता है ना। तो अगर ये बता दे पिछले साल का ही डिविडेंड था या डिविडेंड जस्ट पेड भी हुआ, तो कौन सा पे हुआ है? पिछले साल वाला पे हो ना। एक साल का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में पे होता है। 19.02%, 19.03%, 02 समथिंग %, 028, 03, 028। क्या ख्याल है? क्या निकालना था आपको? के ई निकालना था ना। के ई जो है वो इक्वल होता है किस चीज़ के? डी इंटू 1+G डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी के, और डी आपके पास दिया गया था 0.25। ग्रोथ रेट कितना है? 4%। मार्केट वैल्यू 1.55 दी गई है, कम डिव उसमें से माइनस करेंगे क्या? 1.98 दी गई है, उसमें से 0.25 माइनस कर देंगे और प्लस 4% आ जाएगा, तो क्या आ गया? 19.03%। 03% ऐसे ही है। क्वेश्चन 46 था ना ये। चलिए क्वेश्चन 47 आपका वेट कर रहा है। क्वेश्चन 47 आप लोगों का वेट कर रहा है। क्या कहते हैं, बाहर के मुल्कों में मतलब मोबाइल लाइट का कोई फ़ायदा ही नहीं है। पाकिस्तान में तो हम बड़ा यूज़ करते हैं, बाहर के मुल्कों में मोबाइल लाइट का फ़ायदा ही नहीं है। बिजली गई है, वाशरूम जाना है, मोबाइल की लाइट ऑन कर ली। सबसे ज़्यादा यूजेज वहाँ पे पाकिस्तान में। जी क्वेश्चन 47, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही निकालना है आपको, सिर्फ के ही निकालना है। थोड़ा सा डाटा है आपके पास, तो देखना है रेलेवेंट क्या है उसमें से। के ही निकालना है, जो निकालना है पहले उसके फार्मूला में जाओ, वो लिखो फार्मूला क्या है, फिर आप चीज़ें बारी बारी देखो क्या क्या है। इन क्वेश्चन को पहले देखोगे तो परेशान हो जाओगे। ये उसने आपको एक कंपनी की पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डाटा उठा के दे दिया। हर तरह की चीज़ पिछले 5 सालों की ये लो। पता नहीं, मुझे नहीं पता, क्वेश्चन नहीं पता है।
14.94%। सो निकालनी थी हमें के ई, जो इक्वल है किस चीज़ के, D इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी। और क्वेश्चन में गए तो हमें क्या चाहिए जी, सबसे पहले तो हमें लेटेस्ट डिविडेंड चाहिए। और क्वेश्चन में उसने हमें दिया क्या क्या है, नेट एसेट्स दिए हैं 5 सालों के, शेयर कैपिटल दिया है, शेयर प्रीमियम दिया है, रिटेन प्रॉफिट दिया है, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिविडेंड, प्रॉफिट रिटेन्ड। और डिविडेंड की हिस्ट्री उसने दे दी 19 से 25 हो गया। क्या ख्याल है? तो हिस्टोरिकल ग्रोथ मॉडल अप्लाई करके हम जी भी निकाल सकते हैं। क्या ख्याल है? सो क्या हुआ जी, 19 से 1 प्लस जी से हो गया कितना, 25। और 5 सालों का डेटा है तो 4 नंबर ऑफ ग्रोथ के थ्रू हुआ, तो जी इज़ इक्वल टू 7.10%, 7.1%। क्या ख्याल है? और डी जस्ट जो पे हुआ है वो कितना है, 25 इंटू 1 प्लस 7.1% डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में उसने हमें बताया एंड पे के कंपनी के जो शेयर की पार वैल्यू थी वो 1 थी और मार्केट वैल्यू 0.61x डिव है। तो हमारे पास टोटल शेयर कैपिटल कितना है, 560 मिलियन का। दिस मीन 560 मिलियन ही शेयर्स हैं ₹1 वाले, और मार्केट वैल्यू कितनी है, 0.61। क्या ख्याल है? तो 560 इंटू 0.61 और प्लस 7.1%, 14.94% के ई निकल आया। क्या ख्याल है, किसी को इस चीज़ की समझ आई हो? नहीं आई? पक्की बात है? चलें आज बस इतना ही। कल हम कुछ औखे क्वेश्चन कवर करेंगे। लेक्चर है हमारा, कल है लेक्चर हमारा, ऑनलाइन लेक्चर मिलेगा हमें, पेपर हमने इसी अटेम्प्ट में देना भी है, पास भी करना।